नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बहुत स्वागत है आपका आईएनएस 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी। सुबह के 7 बज चुके हैं, वक्त हो चुका है आईएनएस सुबह सवेरे जानने का। सबसे पहले बात करेंगे बिहार के मुजफ्फरपुर की, जहां पर कांग्रेस राजद पर जमकर निशाना साधा प्रधानमंत्री मोदी ने। उन्होंने जंगल राज से लेकर कांग्रेस राजद के चुनावी प्रचार को लेकर भी हमला बोला और अपने 52 मिनट के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल करने की कोशिश में है। एक ओर आपका बेटा छठी मैया की जयकारे करते हुए दुनिया में जयकारे करवा रहा, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस राजद छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। क्यों कोई कभी भी वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है? क्या बिहार और देश की जनता ये अपमान कभी नहीं भूल पाएगी? इसका मुंह तोड़ जवाब देना होगा। राष्ट्रीय जनता दल के शासन को याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उस दौरान हुए अपहरण हत्यारों का जिक्र किया और आरजेडी कांग्रेस वालों की पहचान सिर्फ 5 चीजों में बताई: कट्टा, क्रूरता, कटुरता, कुशासन, करप्शन, ये जंगल राज की पहचान है, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी का बयान सामने आया। वहीं छपरा में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नरेंद्र नीतीश आपके सपने को पूरा करने में जुटे हुए हैं। वहीं कांग्रेस राजद वाले बिहार और बिहारियों का अपमान करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के शासन को याद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उस दौरान हुए अपहरण हत्याओं का जिक्र करते हुए आरजेडी कांग्रेस वालों की पहचान से बताया। साथ ही साथ 5 चीज: कट्टा, क्रूरता और कटुरता, कुशासन, करप्शन, ये जंगल राज की पहचान है। प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान सामने आया। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो हैं वो नालंदा के नूरसराय में सभा को संबोधित करते हुए देखे गए। उन्होंने वहां पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि 20 साल में बिहार को बदल दिया जाएगा, लेकिन मैं पूछता हूं कि क्या बिहार में अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही है? बिहार के अस्पतालों में लोग जीने नहीं मरने जाते हैं। आगे राहुल गांधी ने कहा कि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी खड़े हैं। प्रधानमंत्री के हाथ में नीतीश का रिमोट है। नीतीश से जो करवाना है प्रधानमंत्री मोदी करवा देते हैं। बिहार को नीतीश नहीं चलाते, सरकार अमित शाह और मोदी चलाते हैं। शाह जी ने तो कहा है कि बिहार में कारखाने, इंडस्ट्री, उद्योग नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि बिहार में जमीन की कमी है। इनको केवल गुजरात में फैक्ट्री लगाना है, बिहार से केवल वोट लेना है। इस बार बिहार की जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। हिंदुस्तान बने। अभी छठ पूजा के समय नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया कि वो जाके यमुना में स्नान करेंगे। आपने देखा फोटो देखी? एक तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, बिहार की सच्चाई, यमुना पोल्यूशन से भरी हुई, गंद से भरी हुई, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी ने साफ पानी का छोटा सा तालाब बनाया। दूर से साफ पानी आया। दिल्ली के लोगों को नहीं मिलता पीने का साफ पानी, मगर नरेंद्र मोदी के नहाने के लिए दूर से इतना बड़ा पाइप लगवाया गया, उसमें पानी आया, छोटा सा तालाब बनाया गया और उसमें हमारे प्रधानमंत्री को नहाना था। एक हिंदुस्तान उनका, अरबपतियों का, अंबानी अदानी का। बिहार में अमित शाह कहते हैं उद्योगों के लिए जमीन नहीं, मगर अदानी को 1 रुपए में जमीन बिहार की मिल जाती है। आरजेडी घोषणा, कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र, ये घोषणा पत्र नहीं है, उन्होंने अपनी रेट लिस्ट जाहिर की है। इनकी हर घोषणा के पीछे का असली मकसद रंगदारी, फिरौती, लूट खसूट, भ्रष्टाचार, यही सब है। इसलिए मेरे साथ इस संकल्प को दोहराइए, जंगल राज से दूर रहेगा बिहार। मेरे साथ दोहराएंगे, सबके सब दोहराएंगे। मैं कहूंगा जंगल राज से दूर रहेगा बिहार। आप कहेंगे
फिर से एनडीए सरकार। आप कहेंगे फिर से एनडीए सरकार। जंगल राज से दूर रहेगा बिहार। अभी कल राहुल बाबा आए थे, मोदी जी को अपमानित करने के लिए कुछ शब्द बोले, मगर उन्होंने मोदी जी को अपमानित करते करते छठ मैया का अपमान किया। उन्होंने कहा छठ मैया की पूजा करने वाले नौटंकी करते हैं, नाटक करते हैं। अरे राहुल बाबा, आप क्या समझो छठ मैया का महत्व, छठ मैया के प्रति पूरे देश की श्रद्धा आप नहीं समझ पाओगे, आपकी माता जी भी नहीं समझ पाएगी। छठ मैया का अपमान करने का बदला इस बार बिहार का एक एक वोटर देगा। और मोदी जी के लिए अब शब्द बोलते हो, जरा इतिहास उठाकर देख लो, जितनी बार मोदी जी के लिए कांग्रेस के नेताओं ने अपशब्द किए, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है, सुपड़ा साफ। कौन ड्रामा? राहुल गांधी जी को क्या पता है छठ पर्व के बारे में? राहुल गांधी जी छठ किए हैं, जो छठ के बारे में बोल रहे हैं उनको कुछ पता है राहुल गांधी जी को? जो आदमी विदेश भाग जाता हो उसको छठ पर्व का क्या नॉलेज है? एक वक्त होता है जब किसान भगवान से बारिश करने की दुआ करता है, लेकिन इस साल कुछ ऐसा हो रहा है कि एमपी और छत्तीसगढ़ के किसान बारिश को लेकर परेशान हैं। बेमौसम बारिश ने इस बार किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है, फसलों को तबाह कर दिया। कह सकते हैं कि किसान खून के आंसू रो रहे हैं। किसानों की पूरी मेहनत बारिश ने बर्बाद कर दी। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से भिंड और विदिशा में फसलों पर आसमान से कहर बरसा है। विदिशा जिले में बेमौसम बारिश ने किसानों की परेशानी और भी बढ़ा दी है। यही हाल छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भी है। खेतों में खड़ी धान की फसल जो है वो पूरी तरह से पानी में गिरकर खराब हो चुकी है, जिससे कि किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। जिस मौसम में नई बुआई की तैयारी होनी चाहिए थी, अचानक हुई बारिश से खेतों में भारी भरकम जो है पानी भर गया और फसलें जो है वो बर्बाद हो गई। कई किसानों की फसल पूरी तरह से सड़ चुकी है, जिससे कि वे बेहद ही निराश हैं। किसानों ने बीमा कंपनी और शासन प्रशासन से तत्काल सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। बात भिंड की करें तो भिंड जिले के गोहद कृषि उपज मंडी में धान की फसल बेचने गए किसानों का धान बारिश होने से भीग गया, जिसकी वजह से उनकी फसल जो है वो सही दाम में बिक नहीं पाई। हजारों क्विंटल धान भीगने से अब व्यापारी धान को कम कीमत में खरीदने के लिए मजबूर है, जिससे कि किसानों को बेहद नुकसान का सामना करना पड़ा है। बात जबलपुर की करें तो यहां पर बेमौसम बारिश ने किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। बारिश की वजह से किसान परेशान नजर आ रहे हैं और किसानों का कहना है कि बारिश के चलते धान की फसल खेतों में खड़ी है, लेकिन खेत गीले होने के कारण फसल की कटाई जो है वो अभी नहीं हो पा रही है। इसी तरह मक्का गीला होने के कारण सूख नहीं पा रहा है, जिससे कि किसान मक्का को मंडी में सही दाम में बेच नहीं पा रही हैं। इस चिंता में किसान सिर पकड़कर बैठे हैं। बात करें छतरपुर की तो वहां पर छतरपुर जिले में भी पिछले 3 दिनों से लगातार बेमौसम बारिश का दौर जारी है, जिससे कि किसानों की कमर तोड़ दिया है। जिले के अधिकांश क्षेत्रों में खेतों में पड़ी मूंगफली, सोयाबीन, तिलहन जैसी खारिफ फसलें जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। वहीं रबी फसलों जैसे कि गेहूं, चना, मटर, राई, सरसों और मसूर की बुआई का समय होने की तैयारी के बावजूद बारिश के कारण किसान जो है वो खेतों में काम नहीं कर पा रहे हैं। लागत तो जब मान लो कम से कम 20,000 की लागत थी साहब, तो कछु कटवाई है 40 किलो धान निकली है। और कीटनाशक दवाई नहीं डलवाई, सब दवाइयाँ डलवाई, इनसे कोई असर ही नहीं। देखो और दवाई नहीं काम नहीं कर रहा। 40-50 किलो धान निकली है, 10,000 की लागत थी खेत में। और एक चीज़ मक्का की फसल बोई थी तो पूरी फसल सुअर खा गए, और कुछ सोयाबीन बोया था तो वो पानी में बह गया, 2 बीघी हो गई। और अब
धान बोई थी सीडल वाली, तो वो पानी के मारे कटी पड़ी है और वो उसमें पानी मरा है। फसल भींज रही है, पानी में खड़ी है, बरसात हो रही है, बोली लगी नहीं। क्या कहते हैं मंडी वाले? मंडी वाले कह रहे हैं बरसात बंद हो जाए तब बोली लगेगी। बोली नहीं लगी ना, कोई आया यहाँ पर। क्या कहते हैं मंडी वाले? बरसात बंद हो जाएगी उसके बाद बोली लगेगी। आपको कैसा लग रहा है इस मंडी में बरसात जब आपकी फसल भीग क्या लग रहा है? धान की ऐसी होगी हमारी सबकी। मंडी में जो कलियां हैं, बरसात हो रही है इसलिए बोली लेट हो गई। बोली शुरू करा रहे हैं तो बोली पर व्यापारी पहुंच गए नहीं। बताया जा रहा है 2 से 3 दिन के बीच से बोली नहीं लगी है मंडी में। शनिवार इतवार का तो अवकाश ही था। शनिवार के बाद मतलब शनिवार और रविवार को कोई नीलामी नहीं हुई है, अवकाश था। बिन मौसम हो रही बरसात ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। खासतौर से धान की जो फसल खड़ी हुई है उसको लेकर। वहीं अगर जबलपुर की हम बात करें तो जबलपुर में मटर बहुत प्रसिद्ध है और मटर की बोनी जो है वो नहीं हो पा रही है। तो कह सकते हैं कि बिन मौसम बरसात ने उनको परेशान करके रखा है। और यही नहीं, जो सब्जी भाजी है वो भी महंगी होने की संभावना अब देखी जा रही है। अगर कुछ दिन में बारिश नहीं रुकी और यही सिलसिला चलता रहा तो निसंदेह कि जो नुकसान होना है किसानों को वो बहुत भारी हो जाएगा। जबलपुर समाज सहयोगी कार्तिक के साथ संजय साहू, INS 24/7। किसानों को तो बहुत नुकसान लग रहा है। धान क्या है जो गिर जाती है वो पानी में डूब जाती है तो वो उखराने लगी है अभी। हाँ, मक्का को जो उनकी कटे नहीं है मक्का, तो मक्का में भी वैसे उसमें भी नुकसान है अभी। बारिश से किसानों को बोनी करने नहीं मिल रहा है। जो फसल आई हुई है वो सूख नहीं पा रही है, कटाई नहीं हो पा रही गेहूँ जो धान की। एक्चुअली किसान को बहुत परेशानी है को लेके। तो हमें लग रहा है कि बोनी किसान कर नहीं पाएगा। ये खरीफ की गेहूँ, चना, मसूर, मक्का है जो इसकी बोनी अभी हो नहीं पाएगी, कारण कि जमीन में बतर नहीं आ पा रही। मेन चीज गीलापन है, उसमें अपन बोनी कैसे कर पाएंगे। आर्बिट्रेशन इन इंडिया कॉन्क्लेव 2025-2024 की सफलता के बाद इंडिया डिस्प्यूट सेंटर यानी कि IDRC 31 अक्टूबर को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में चौथे आर्बिट्रेशन इन इंडिया कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन करने जा रही है। इस कार्यक्रम में देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शिरकत करेंगे और ये आयोजन जो है वो IDRC की स्थापना की 5वीं वर्षगांठ के तौर पर आयोजित की जाएगी। ये कॉन्क्लेव अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का केंद्र बनने की दिशा में भारत की क्षमताओं और इस यात्रा में आने वाली चुनौतियों को सामने लाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। कॉन्क्लेव में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता, संस्थागत मध्यस्थता आदि के क्षेत्र में नवीनतम विषयों पर चर्चा की जाएगी। कॉन्क्लेव में भारत में मध्यस्थता, भारत को मध्यस्थता का केंद्र बनाना एक वास्तविकता विषय पर विचार विमर्श किया जाएगा ताकि भारत को अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता का केंद्र बनाने के सरकार के आह्वान को सफलता मिल सके। आइए जानते हैं इस कॉन्क्लेव को लेकर IDRC के मैनेजिंग पार्टनर और सेक्रेटरी दिव्यांश राठी ने क्या कहा। हमारा चौथा एडिशन है आर्बिट्रेशन इन इंडिया कॉन्क्लेव का। इस साल माननीय लॉ मिनिस्टर जी अर्जुन राम मेघवाल जी आएंगे, उनका कीनोट एड्रेस रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस मनमोहन आएंगे, उनका वैलेडिक्टरी एड्रेस रहेगा। उसके अलावा कई सीनियर लोग आएंगे लॉ फर्म्स के, और जज साहब आएंगे, हाई कोर्ट के जज साहब हैं जस्टिस तेजस करिया आएंगे, और वो बात करेंगे आर्बिट्रेशन में पार्टीज कैसे अपने आप, जज साहब जो होते हैं आर्बिट्रेशन में, चाहे वो सीनियर एडवोकेट हों चाहे वो रिटायर्ड जज हों, वो कैसे नियुक्त किए जाते हैं। तो ये हमारा सारा डिस्कशन रहेगा। माननीय मंत्री जी भी और हाई कोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट जज जो आएंगे माननीय, वो भी इसी संदर्भ में बात करेंगे कि भारत को आर्बिट्रेशन में और उसके अलावा जो और चीजें हैं आर्बिट्रेशन से रिलेटेड, उनको कैसे प्रमोट किया जाए, उनको कैसे बढ़ाया जाए। आर्बिट्रेशन इन इंडिया कॉन्क्लेव 2025 पैनल डिस्कशन भी होगा। चर्चा का विषय मध्यस्थता में स्वायत्तता और जवाबदेही। संस्थागत मध्यस्थता ही आगे का रास्ता। पैनल डिस्कशन में वक्ता जस्टिस HMJ तेजस करिया, न्यायाधीश दिल्ली उच्च न्यायालय। ST संजय, भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सर्वोच्च न्यायालय। अनुराधा दत्त,
वरिष्ठ पार्टनर DMD एडवोकेट, वेद प्रकाश शर्मा एडवोकेट और सह अध्यक्ष बार काउंसिल ऑफ इंडिया, आयुष अग्रवाल पार्टनर बॉम्बे लॉ चैम्बर्स, श्रुति सभरवाल पार्टनर शार्दुल अमरचंद मंगलदास, डॉक्टर शाश्वत वाजपेयी संस्थापक पार्टनर DRSP लॉ चैम्बर्स। IDRC ने इतने कम समय में अपनी साख बना ली है। संस्थान ने पूर्व मुख्य न्यायाधीशों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों की अध्यक्षता में अनेक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मध्यस्थताएं आयोजित की हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये सफर इसी तरह आगे भी जारी रहेगा। INH 24/7 के लिए दिल्ली से स्पर्श शर्मा की रिपोर्ट। चलिए बात करेंगे छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव की। तो प्रधानमंत्री मोदी 1 नवंबर को राजधानी रायपुर आ रही हैं, जिसको लेकर तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से जारी है। एयरपोर्ट से लेकर सभी कार्यक्रम स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। रायपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस की ड्यूटी भी लगाई गई है और लगातार रिहर्सल का दौर भी जारी है। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन और प्रस्थान के दौरान एयरपोर्ट रूट पूरी तरह से बंद रहेगा। एयरपोर्ट टर्मिनल पर कड़ी सुरक्षा रहने वाली है और बताते आपको चले कि इस दौरान 5 IG, 12 DIG और 2000 जवानों के साथ कुल 5000 से अधिक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं जिन यात्रियों की फ्लाइट 1 नवंबर की सुबह या फिर शाम के समय है, उन्हें एयरपोर्ट पर फ्लाइट के समय से 2.5 से 3 घंटे पहले ही पहुंचने की सलाह दी गई है। रायपुर एयरपोर्ट से रोजाना करीब 58 से 60 फ्लाइट्स का संचालन होता है, जो कि अलग अलग बड़े शहरों तक जाती है। एयरपोर्ट पर रोजाना लगभग 9 से 10 हजार यात्री भी आवाजाही करते हैं। नवंबर पीएम मोदी के दौरे को लेकर राजधानी रायपुर में तैयारियां तेज कर दी गई है। खास तौर पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 12 DIG और 5 IG की ड्यूटी के साथ साथ कुल 5000 पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात रहेंगे, जिसमें SPG की टीम भी राजधानी रायपुर पहुंच गई है। खास तौर पर एयरपोर्ट पर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। रायपुर पुलिस के बल के साथ साथ SPG और केंद्रीय बल के जवान जो है वो तैनात रहेंगे। तस्वीरें ये जो आप देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इसी रूट से जो पीएम मोदी है जब सुबह 9:45 पर रायपुर पहुंचेंगे, इसी रूट से वो एयरपोर्ट से बाहर आएंगे अपनी कार में बैठकर। उनका काफिला इसी रोड से निकलेगा और इस रूट से सीधे बाहर होते हुए सत्य साई अस्पताल के लिए रवाना होगा। आप देखेंगे इस रूट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। SPG के जवानों ने भी यहाँ पर निरीक्षण किया है, साथ ही रायपुर पुलिस के जवानों के द्वारा भी रूट की जानकारी जो है वो ले ली गई है और इसी सड़क मार्ग से निकलते हुए सीधे जो उनका काफिला है यहाँ से सत्य साई अस्पताल के लिए रवाना होगा। वहीं एयरपोर्ट पर जो मेन टर्मिनल है वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो यात्री उस दिन फ्लाइट से सफर करने वाले 1 नवंबर को, जिनकी फ्लाइट खास तौर पर सुबह है 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे, ऐसे में उन पैसेंजर्स को ये एडवाइजरी जारी की गई है कि करीब अपनी फ्लाइट से वे 2.5 से 3 घंटा पहले आ जाएं समय से, ताकि उन्हें किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। और जिनकी फ्लाइट शाम में है 4 बजे या फिर 3 बजे, ऐसे यात्रियों से भी अनुरोध किया गया है कि वे अपने फ्लाइट की टाइमिंग से 2.5 से 3 घंटा पहले एयरपोर्ट पर पहुंचे, ताकि उन्हें एयरपोर्ट पहुंचने में देरी ना हो। क्योंकि जब पीएम मोदी का काफिला यहां से गुजरेगा उस दौरान सभी जो मार्ग हैं, सड़क मार्ग हैं, उन्हें बंद कर दिया जाएगा सुरक्षा व्यवस्था के लिए। रायपुर एयरपोर्ट पर अगर बात करें तो रोजाना 60 फ्लाइट आवागमन करती हैं, जिसमें करीब 8 से 9 हजार यात्रियों का जो ट्रैफिक है वो कहीं ना कहीं एयरपोर्ट पर देखने को मिलता है। तो पीएम मोदी के दौरे के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, इसलिए फ्लाइट यात्रियों के लिए जो सुबह और शाम के वक्त जिनकी फ्लाइट है उन्हें ये अनुरोध किया गया है कि वे अपने समय से फ्लाइट के 2.5 से 3 घंटे पहले ही एयरपोर्ट पहुंच जाएं। फिलहाल जिस रूट से पीएम मोदी का काफिला गुजरेगा वहां पर SPG के साथ साथ तमाम सुरक्षा बलों ने जायजा ले लिया और कड़ी सुरक्षा के इंतजाम रखे जाएंगे। कैमरा पर्सन अरुण साहू के साथ मोहम्मद सैन, INH 24/7 रायपुर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए INH 24/7 के साथ। नमस्कार।